नमस्कार। आज हमारा नया पाठ जोज, जो कि आत्मकथात्मक उपन्यास का एक अंश है। कक्षा 12वीं की पूर्व पाठ्य पुस्तक वितान भाग 2 का दूसरा पाठ। इस पाठ का आज हम सार देखेंगे। जोज मराठी के प्रख्यात कथाकार डॉक्टर आनंद यादव का आत्मकथात्मक उपन्यास का एक अंश है। ये जोज मराठी के प्रख्यात कथाकार डॉक्टर आनंद यादव का बहुचर्चित एवं बहुप्रशंसित आत्मकथात्मक उपन्यास है, जिसका एक अंश यहाँ दिया गया है। साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित इस उपन्यास को मराठी के साहित्यकारों, समीक्षकों और सुधी पाठकों की भरपूर सराहना मिली है। दरअसल आत्मकथात्मक उपन्यास की विधा को सार्थक आयाम देते हुए आनंद यादव ने अपने इस उपन्यास में मानवीय मूल्यों को गहरी कथात्मक संवेदना के साथ नई कलात्मक अभिव्यक्ति दी है। जोज एक किशोर के देखे और भोगे हुए गंवई जीवन के खुरदरे यथार्थ और उसके रंगारंग परिवेश की अत्यंत विश्वसनीय जीवंत गाथा है। इस आत्मकथात्मक उपन्यास में विकट जीवन का मर्म स्पर्शी चित्रण तो है ही, इसमें अस्त व्यस्त लेकिन अलमस्त निम्न मध्यवर्गीय ग्रामीण समाज और लड़ते जूझते किसान मजदूरों के हाहाकारी संघर्ष की भी अनूठी झांकी है। यहाँ लिए गए अंश में हर स्थिति में पढ़ने की लालसा लिए धीरे धीरे साहित्य, संगीत और अन्य विषयों की ओर बढ़ते किशोर के कदमों की आकुल आहट सुनी जा सकती है। इस पाठ का जो सार है, इसका शीर्षक जूझ यानी संघर्ष। इसमें जो लेखक है, जो बालक, वो शुरू से उनको अलग अलग परिस्थितियों से, परेशानियों से जूझना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है और किस प्रकार से वो इन संघर्षों से बाहर निकल करके सफलता के सीढ़ी को छूता है, सफल होता है। इसका सार इस प्रकार है। लेखक के पिता ने लेखक को चौथी कक्षा के बाद पाठशाला जाने से रोक लिया और खेती के कामों में लगा दिया। लेखक के पिता ने उसे पाठशाला जाने से रोक दिया तथा खेती के कामों में लगा दिया। उसका मन पाठशाला जाने के लिए तड़पता था, परंतु वह पिता से कुछ कहने की हिम्मत नहीं रखता था। उससे पिटाई का डर था, पिताजी से बहुत डर लगता था, लेकिन वो पाठशाला जाना चाहता था, पढ़ना चाहता था। लेखक समझता था कि खेती में जन्म भर काम करने के बाद भी कुछ नहीं आएगा, इसलिए वे पढ़ लिख कर नौकरी करना चाहता था। उसे विश्वास था कि खेती से कुछ नहीं मिलने वाला, क्योंकि कर्म से इससे मिलने वाला लाभ घट रहा है। पढ़ने के बाद नौकरी लगने पर उसके पास कुछ पैसे आ जाएंगे। दिवाली के बाद ईख फेरने के लिए कोहलो चलाया जाता था, क्योंकि उसके पिता को सबसे पहले गुड़ बेचना होता था ताकि अधिक कीमत मिल सके। हालांकि पहले ईख काटने से उसमें रस कम निकलता था, इसलिए गांव के बाकी लोग पहले नहीं काटते थे, लेकिन लेखक के पिताजी चाहते थे कि पहले काटने से अच्छे दाम मिल जाएंगे। ऐसा ही हुआ और इस वर्ष भी लेखक के पिता ने जल्दी कार्य शुरू किया और जल्दी ही यह कार्य संपन्न हो गया। अतः ईख पेरने का काम सबसे पहले संपन्न हो गया। एक दिन लेखक की माँ धूप में कंडे थाप रही थी। बाकी कोई लोग थे नहीं वहां पास में, और लेखक बाल्टी में पानी भर भर कर उसे दे रहा था। अच्छा मौका देखकर लेखक ने माँ से पढ़ाई की बात की। माँ ने अपनी लाचारी प्रकट करते हुए कहा कि तेरी पढ़ाई लिखाई की बात करने पर तेरे पिताजी मानने वाले तो है नहीं, गुस्सा होंगे। लेखक ने सुझाव दिया कि वे दत्ताजी राव सरकार से उसकी पढ़ाई के बारे में बात करें। माँ तैयार हो गई। वे बच्चे की तड़पन समझती थी। अतः रात को लेखक की पढ़ाई के संबंध में बात करने के लिए दत्ताजी राव देसाई के पास गई। दोनों माँ बेटे गए और उनसे सारी बात बताई।
उसने यह भी बताया कि दादा सारे दिन बाजार में इधर उधर समय गुजार देता है, वह खेती का काम नहीं करता। उसने बच्चे की पढ़ाई इसलिए बंद कर दी ताकि वे सारे गांव भर में आजादी के साथ घूमता रहे। यह बात सुनकर देसाई चिढ़ गए। चलते चलते लेखक ने यह भी कहा कि यदि वह अब भी कक्षा में पढ़ने लगे तो 2 महीने में 5वीं पास कर लेगा और इस तरह उसका साल बच जाएगा। पहले ही उसका एक साल खराब हो चुका था। राव ने लेखक से कहा कि घर आने पर दादा को मेरे पास भेज देना और घड़ी भर बाद तुम भी आ जाना। जैसे गांव में सरपंच होता है, गांव का मुखिया होता है, तो बाकी लोग उनकी बात मानते हैं। इसीलिए ये दोनों माँ बेटे देसाई जी के पास, जो गांव के मुखिया थे, उनके पास गए थे। माँ बेटा ने राव को सचेत किया कि हमारे आने की बात उसे मत बताना, यानी मेरे पिताजी को मत बताना। लेखक ने कहा, राव ने उन्हें निर्भय होकर जाने को कहा कि आप डरो मत, रात को दादा को खेत से आ जाने पर इधर भेजना। शाम को जब दादा घर आए तो राव जी के बुलाने की बात कही। यह सुनकर दादा सम्मान की बात समझकर तुरंत चला गया। आधा घंटे बाद लेखक उन्हें खाने के लिए बुलाने चला गया। राव ने लेखक से पूछा कि कौन सी कक्षा में पढ़ता है रे तू। लेखक ने बताया कि वे 5वीं में था पर अब स्कूल नहीं जाता क्योंकि दादा ने मना कर दिया। उन्हें खेतों में पानी लगाने वाला चाहिए था। राव ने दादा से पूछा तो उसने लेखक के कथन को स्वीकार कर लिया। देसाई ने दादा को खूब फटकार लगाई और कहा कि तुम्हारा ध्यान खेती में नहीं है, बीवी बच्चों को खेत में जोड़कर खुले सांड की तरह घूमता है तथा अपनी मस्ती के लिए लड़के के जीवन की बलि चढ़ा रहा है। उसने लेखक को कहा कि तू सवेरे पाठशाला जा तथा मन लगाकर पढ़। यदि यह मना करे तो मेरे पास आना, मैं तुझे पढ़ाऊंगा। लेखक के पिता ने उस पर गलत आदतों का आरोप लगाया कि मैं इसलिए स्कूल नहीं भेजता हूँ इसको क्योंकि इसकी आदतें गलत सलत आदत हो गई है, जैसे कभी कंडे बेचना, चारा बेचना, सिनेमा देखना या जुआ खेलना, खेती व घर के काम पर ध्यान नहीं देना आदि आदि। लेखक ने अपने उत्तर से देसाई जी को संतुष्ट कर दिया कि ऐसा नहीं है, ऐसा मैं नहीं करता हूँ। देसाई ने पूछा कि कभी नापास तो नहीं हुआ, यानी फेल तो नहीं हुआ। लेखक के मना करने पर उसे पाठशाला जाने का आदेश देकर घर भेज दिया। बाद में उसने रत्नापा को समझाया। दादा ने भी पाठशाला भेजने की हामी भर दी। घर आकर दादा ने लेखक से ये वचन ले लिया कि दिन निकलते ही खेत पर जाना और वहीं से पाठशाला पहुंचना। पाठशाला से छुट्टी होते ही घर में बस्ता रखकर सीधे खेत पर आकर घंटा भर ढोर चराना और खेतों में ज्यादा काम होने पर पाठशाला से गैर हाजिर रहना होगा। लेखक ने सभी शर्तें स्वीकार कर ली। लेखक 5वीं कक्षा में जाकर बैठने लगा। कक्षा के 2 लड़कों को छोड़कर सभी नए बच्चे थे। वह बाहरी अपरिचित जैसा एक बेंच के एक सिरे पर कोने में जा बैठा। वे पुरानी किताबों को ही थैले में भर लाया। कक्षा के शरारती लड़के ने उसका मजाक उड़ाया और उसका गमछा छीनकर मास्टर की मेज पर रख दिया। फिर उसे सिर पर लपेटकर मास्टर की नकल उतारनी शुरू की। तभी मास्टर जी आ गए। इस प्रकार लेखक को यहाँ विद्यालय में भी जब दोबारा आया पाठशाला में तो वहाँ भी मतलब अच्छा नहीं लग रहा था क्योंकि बच्चे मजाक उड़ा रहे थे। वहाँ भी एक तरह से ये संघर्ष ही है उनके लिए। लेखक ने उसे सब कुछ बता दिया। बीच की छुट्टी में लड़कों ने उसकी धोती खोलने की कोशिश की परंतु असफल रहे। वे उसे तरह तरह से परेशान करते रहे। उसका मन उदास हो गया। उसने माँ से नई टोपी वे 2 नाड़ी वाली चढ़ी मैलखव रंग की मंगवा ली। धीरे धीरे लड़कों से परिचय बढ़ गया। मंत्री नामक मास्टर आए। वे छड़ी का उपयोग नहीं करते थे, वे लड़के की पीठ पर गुस्सा लगाते थे। शरारती लड़के उनसे बहुत डरते थे। वे गणित पढ़ाते थे। इस कक्षा में वसंत पाटिल नाम का कमजोर शरीर वाला वे होशियार लड़का था। वे शांत स्वभाव का था तथा हमेशा पढ़ने में लगा रहता था। मास्टर ने उसे कक्षा मॉनिटर बना दिया था। लेखक भी उसकी तरह पढ़ने में लगा रहा। वह अपनी कॉपी किताबों को व्यवस्थित रखने लगा। शीघ्र ही वे गणित में होशियार हो गया। दोनों में दोस्ती हो गई। मास्टर लेखक को आनंदा कहने लगे। अब उसका मन पाठशाला में लगने लगा, यानी अपनापन लगने लगा। वहाँ सौंदल कहकर मास्टर मराठी पढ़ाते थे। पढ़ाते समय वे स्वयं रम जाते थे। सुरीले कंठ, छंद व रसिकता के कारण वे कविता बहुत अच्छी पढ़ाते थे। उन्हें मराठी व अंग्रेजी की अनेक कविताएं याद थीं। वे कविता के साथ ऐसे जुड़े थे कि अभिनय करके भावबोध कराते थे। वे स्वयं भी कविता रचते थे।
लेखक उनसे बहुत प्रभावित था। खेत पर पानी लगाते समय या ढोर चराते समय वह मास्टर के अनुसार ही कविताएं गाता था। वह उन्हीं की तरह अभिनय करता। उसी समय उसे अनुभव हुआ कि अन्य कविताएं भी इसी तरह पढ़ी जा सकती है। लेखक को महसूस हुआ कि पहले जिस काम को करते हुए उसे अकेलापन खटकता था, अब वह समाप्त हो गया। उसे एकांत अच्छा लगने लगा। एकांत के कारण वे ऊंचे स्वर में कविता गा सकता था, नृत्य कर सकता था। उसने कविता गाने की अपनी पद्धति विकसित की। वह अभिनय के साथ गाने लगा तथा अब उसके चेहरे पर कविता के भाव आने लगे। मास्टर को लेखक का गायन अच्छा लगा और उससे छठी सातवीं कक्षा के बालकों के सामने गवाया। पाठशाला के एक समारोह में भी उससे गवाया। मास्टर स्वयं कविता रचते थे। उनके पास मराठी कवियों के काव्य संग्रह थे। वे उन कवियों के संस्मरण भी सुनाते थे। इस कारण अब वे कवि उसे आदमी लगने लगे थे। सौंदलगेकर स्वयं कवि थे। इस कारण लेखक को यह विश्वास हुआ कि कवि भी उसकी तरह ही हाड़ मांस वे क्रोध लोभ का मनुष्य होता है। लेखक को लगा कि वह स्वयं भी कविता कर सकता है जैसे बाकी कवि लोग करते हैं। मास्टर के दरवाजे पर छाई हुई मालती की बेल पर एक कविता लिखी। लेखक ने मालती लता वे कविता दोनों ही देखी थी। इससे उसे लगा कि वे अपने आसपास अपने गांव खेतों आदि पर कविता बना सकता है। भैंस चराते चराते वे फसलों वे जंगली फूलों पर तुकबंदी करने लगा। वह उन्हें जोर से गुनगुनाता तथा मास्टर को दिखाता। कविता लिखने के लिए वे कागज वे पेंसिल रखने लगा। उनके न होने पर वे लकड़ी के छोटे टुकड़े से भैंस की पीठ पर रेखा खींचकर लिखता या पत्थर की शिला पर कंकड़ से लिख लेता। कंठस्थ हो जाने पर उसे पहुंच देता। वह अपनी कविता मास्टर को दिखाता था। कभी कभी वे रात को ही मास्टर के घर जाकर कविता दिखाता, यानी इतना मतलब उत्सुक हो जाता दिखाने के लिए। वे उसे कविता के शास्त्र के बारे में समझाते। वे उसे छंद अलंकार शुद्ध लेखन लेख का ज्ञान कराते। वे उसे पुस्तकें वे कविता संग्रह भी देते थे। उन्होंने उसे कविता करने के अनेक ढर्रे सिखाए। इस प्रकार लेखक को मास्टर की निकटता मिलती और उसकी मराठी भाषा में सुधार आने लगा। शब्दों का महत्व उसकी समझ में आने लगा। उससे लेखक को अपनी प्रतिभा तराशने का मौका मिला और वह मराठी भाषा अच्छी तरह समझने लगा। अंत में विभिन्न प्रकार की परेशानियों का सामना करने के बाद एक दिन वह लेखक बन गया और आनंद यादव के नाम से प्रसिद्ध हो गया। ये इस पाठ का सार है संक्षेप में। आप इस पूरे पाठ को जो अंश है इसको पूरे को पढ़ेंगे और आगे हम इस पर कल चर्चा करेंगे। धन्यवाद।